हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के पहले मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, एक एक पहलू पे चर्चा करेंगे, चाहे फिर वो हो पिच रिपोर्ट, दोनों टीमों का हेड टू हेड मुकाबला हो, क्या प्लेइंग 11 रह सकती है, किस प्लेयर ने क्या परफॉर्मेंस चल रही है, रीसेट उनकी क्या परफॉर्मेंस है, किस प्लेयर के क्या मैचअप्स हैं, जो कि आप पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। हर एक पहलू पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वेन्यू पे कौन सा खिलाड़ी अच्छा खेलता है, कौन सा खराब खेलता है, किसके आंकड़े कैसे हैं। साथ ही साथ जो लोग ड्रीम 11 के शौकीन है या फैंटेसी क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए भी हम टीम लेके आए हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आए, जिसकी मदद से वो ड्रीम 11 और अपने फैंटेसी गेम में भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं और अच्छा खासा विनिंग अमाउंट जीत सकते हैं। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी आज की एनालिसिस। और सबसे पहले दोस्तों नजर डाल लेते हैं मैच के बेसिक इंफॉर्मेशन पे। तो दोस्तों, ये है मुकाबला नंबर 1, जो कि खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। ये मुकाबला दोस्तों शनिवार को खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे, यानी कि शाम का मुकाबला है। और ईडन गार्डन्स कोलकाता में ये मुकाबला खेले जाने वाला है। मतलब कि बैट्समैन के लिए पैराडाइज विकेट है। पिछले साल जब ये टूर्नामेंट हुआ था तो उस सीजन में ईडन गार्डन्स में भर भर के 200 रन बने थे। मतलब कि मुझे लगता है कि एक आधी ऐसा मैच हुआ होगा जो लो स्कोरिंग गया होगा। साथ ही साथ इतने रन्स बने थे, इतने चौके छक्के लगे थे कि बॉलरों को अपनी जान बचाना यहाँ पे मुश्किल पड़ रहा था। तो बात अगर दोस्तों वेन्यू की हुई है तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं वेन्यू पे। देखिए, शानदार ईडन गार्डन्स का नजारा कुछ ऐसा ये स्टेडियम दिखाई देता है। हाँ, कुछ साल पहले स्टेडियम जो था, यहाँ पे स्पिनर्स को काफी मदद मिलती थी। प्लस ये भी एक था कि यहाँ पे रन उतने नहीं बनते थे कि जो कि मतलब कोई हाई स्कोरिंग गेम हो। तो अगर आप 140 145 भी बनाते थे इस वेन्यू पे, तो वो यहाँ पे ना आपके लिए एक सेफ स्कोर होता था। मगर इस ग्राउंड का रिनोवेशन हुआ है, पिचेस जो है ड्रॉप इन पिचेस आई हैं, नई पिचेस आई हैं और प्रॉपर बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। यहाँ पे अब स्पिनर्स को पहले जैसी उतनी मदद नहीं मिलती है, बल्कि स्पिनर्स के मुकाबले यहाँ पे जो थोड़ी बहुत मदद अगर बॉलर्स को होती है दोस्तों, तो वो होती है यहाँ पे पेसर्स को। अब दोस्तों, वेन्यू के स्टैट्स पे नजर मार लेते हैं। कुल मिला के अब तक इस वेन्यू पे 95 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम में दोस्तों 39 मैचेस में जीत हासिल कर पाई है। और जिस टीम ने यहाँ पे चेस किया है, उसने 56 मैचों में जीत हासिल कर पाई है। या कि कहा जाए तो टेक्निकली ये एक ना चेजिंग वेन्यू है, चेजिंग फ्रेंडली वेन्यू। सिंपल रूल है, अगर आप टॉस जीतो तो टॉस जीतने के बाद सिंपल फील्डिंग चूज करो। हर टीम का ना ये फॉर्मूला हो गया कि वो टॉस जीतती है और फील्डिंग चुनती है। यहाँ पे अगर आप एवरेज स्कोर की बात करोगे तो 180 रन यहाँ पे एवरेज स्कोर है, यानी कि 180 रन तो लगभग औसतन हर टीम बनाती है। अब अगर आप हाईएस्ट टोटल की बात करोगे तो वो है 261 रन 6 विकेटों के नुकसान पे, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने बनाया था पिछले साल। मगर हैरत की बात यह है दोस्तों कि जो 261 का टारगेट था उसको पंजाब किंग्स ने चेस कर लिया था बड़ी ही आसानी के साथ, मात्र अपने 2 विकेट खो के। तो मतलब अब इस हिसाब से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बेहतरीन बैटिंग विकेट है। और सामने 2 टीमें हैं जिन्होंने 2008 में इस टूर्नामेंट का आगाज किया था और बड़े शानदार ढंग से आगाज किया था, जिसमें मैकुलम ने 150 रनों की पारी खेली थी। तो कोलकाता और आरसीबी की राइवलरी बहुत पुरानी है। और मतलब कि इस टूर्नामेंट की जो बुनियाद रखी थी ना, वो भी इसी राइवलरी ने रखी थी। और मुझे लगता है कि 2025 की जो शुरुआत होगी ना, वो भी धमाकेदार होने वाली है, जैसे कि इस आईपीएल की शुरुआत हुई थी। एक मजे का स्टैट आपको बताता हूँ दोस्तों, इस वेन्यू पे जो सबसे लोएस्ट टोटल है टी20 में, वो है 49 रन 10 विकेटों के नुकसान पे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो टोटल बनाया था ना, ये बनाया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। तो मतलब कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि जो सबसे लो स्कोरिंग टोटल है वो यहाँ पे उसी टीम ने बनाया, जो टीम यहाँ पे कल मुकाबला खेलने वाली है। दोस्तों, अगर आप स्कोरिंग पैटर्न की बात करोगे इस वेन्यू पे, तो 150 से कम यहाँ पे 27 बार बने। और ये तो बहुत मुश्किल ही है कि इससे कम स्कोर बने। वो तभी बन सकता है जब आपकी टीम खराब बैटिंग करे, ना कि सामने वाली टीम बहुत अच्छी बॉलिंग। 150 से 170 के बीच यहाँ पे 21 बार बन चुके हैं और 190 प्लस का स्कोर यहाँ पे दोस्तों 18 बार बन चुका है। तो ये जो 27 का आंकड़ा है ना, ये तब का है कि जब पहले का जो ईडन गार्डन्स हुआ करता था। बट जो अब का ईडन गार्डन्स है ना, वो थोड़ा सा हटके हो गया है। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पिच की। तो ये जो पिच है दोस्तों, यहाँ की बैटिंग फ्रेंडली रहने वाली है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। एवरेज स्कोर जो है 170 से 190 के बीच में रहने वाला है।
स्पिनर्स को यहाँ पे मात्र 35% की ही हेल्प मिलती है और पेस बॉलर को यहाँ पे 65% की मदद मिलती है। तो ये 65 और 35 से थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब कहने का ये है कि बॉलर्स को यहाँ पे ना बहुत कम मदद मिलती है, पर जो भी मदद मिलती है उसमें जो पेसर्स हैं उनको ज्यादा मदद मिलती है, स्पिनर्स को यहाँ पे कम मदद मिलती है। बट कल का मुकाबला जो है ना वो थोड़ा सा स्पिनर हैवी हो सकता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस टीम में ना वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण जैसे गेंदबाज हैं, जो कि ना स्पिन ब्रिलियंस इनको हासिल है। वरुण चक्रवर्ती के आप रिसेंट फॉर्म तो देख ही रहे होंगे, और सुनील नारायण तो सदाबहार है, एवरग्रीन है। तो आरसीबी को इन दोनों से बच के चलना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये जो स्टैट है कि पेसर्स को 65% मदद और स्पिनर्स को 35% मदद, मे भी इन दोनों के ब्रिलियंस की वजह से ये चेंज भी हो सकता है। उसके अलावा कोई चांस नहीं कि स्पिनर्स को यहाँ बहुत ज्यादा मदद मिले, वो भी आईपीएल के पहले गेम में फ्रेश विकेट पे। एक अच्छा चेजिंग वेन्यू है, ये भी हम बात कर चुके हैं। पेसर्स को यहाँ पे स्टार्ट में इनिशियल मूवमेंट मिलता है शुरुआत में, तो जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज होगा जो टीम सेकंड बॉलिंग कर रही है रात के गेम में। तो अगर पेसर को कहीं थोड़ा बहुत मूवमेंट मिला तो दोनों टीम में ऐसे पेसर्स है ना जो हवा का काफी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। खासकर कल के मुकाबले में आपको नजर रखनी पड़ेगी भुवनेश्वर कुमार के ऊपर, जो स्विंग के किंग है, मतलब स्विंग इनके हाथों में बसती है। तो भुवनेश्वर कुमार अगर कल यहाँ पे छा जाते हैं तो कोलकाता के लिए मुसीबत डाल सकते हैं। साथ ही साथ जॉश हेजलवुड भी यहाँ पे होंगे, तो आप उनको भी इक्वेशन से बाहर नहीं कर सकते। तो अगर थोड़ी बहुत लेटरल मूवमेंट हुई इस वेन्यू पे पिच में, तो उसका फायदा आरसीबी जरूर से जरूर उठाना चाहेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जरा बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले की, कि हेड टू हेड मुकाबला इन दोनों टीमों में क्या रहा है। ये 5 साल के पिछले आंकड़े, मतलब देखिए आईपीएल तो 18 साल से चल रहा है दोस्तों, बट हमने 5 साल के ही आंकड़े लिए हैं। क्योंकि होता ये है ना कि अब 18 साल के आंकड़े लेके आप क्या ही करोगे, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इस वजह से ना हमने 5 सालों के आंकड़े लिए और 5 साल के आंकड़ों पर ही हम फोकस करेंगे, तो वो आप लोगों के लिए ना ज्यादा बेटर होगा। तो पिछले 5 सालों में ये दोनों टीमें 10 बार आमने सामने भिड़ी हैं, जिसमें से ना कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, क्योंकि 6 मुकाबलों में उनको जीत हासिल हुई है। वहीं आप अगर आरसीबी की बात करोगे तो उनको भी 4 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। अब दोस्तों रिजल्ट की बात करें तो हर मुकाबले में रिजल्ट आया है, कोई भी मैच ऐसे अबेंडन नहीं हुआ है। तो कोलकाता का पलड़ा भारी है, वो तो शुरुआत से ही भारी रहा है। 2008 में शुरू हुआ था तब भी कोलकाता ऊपर थी और अब भी कोलकाता ऊपर ही नजर आ रही है। अगर आप दोस्तों दोनों टीम की रिसेंट फॉर्म की बात करोगे तो कोलकाता नाइट राइडर्स तो विजय रथ पे सवार है, पिछले आईपीएल में बैक टू बैक मैचेस जीती थी। साथ ही साथ वो टाइटल विनर भी रहे थे। तो 2024 का जो टाइटल था ना वो गया था कोलकाता नाइट राइडर्स के सर पे। और आरसीबी वहां पे मतलब मैजिकल क्रिकेट खेली थी आरसीबी में। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल बॉटम में लगा था, फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते एकदम से ऊपर निकल के आई सबको पीछे छोड़ते हुए। वो तो कमाल ही कमबैक थी, बट फिर भी वो कमबैक इनको टाइटल नहीं जिता सकी। तो आरसीबी की रिसेंट फॉर्म की बात करोगे तो जो मेन मुकाबला इनको जीतना था प्लेऑफ्स में वो ये हार गए थे। बाकी बैक टू बैक 4 मुकाबले ये जीतते हुए आए थे। तो इस समय ना फेवरेट्स अगर मानी जाए टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले इस मुकाबले में अगर आप फेवरेट्स की बात करोगे ना तो वो मोस्ट बिल्कुल कोलकाता नाइट राइडर्स। अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं 70% चांस जीतने का कोलकाता को दूंगा और 30% चांस यहाँ पे जीतने के आपको आरसीबी को दूंगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है ना कि आरसीबी की टीम में ना जो मेन प्लेयर्स हैं वो हैं इनके फिल सॉल्ट हो गए, या टिम डेविड हो गए, या फिर हो गए आपके लियाम लिविंगस्टन। विराट कोहली और रजत पाटीदार को अगर आप इक्वेशन से बाहर करते हो तो मेन जो इनकी बैटिंग लाइनअप है फॉरेनर्स पे टिकी हुई है। और ये फॉरेनर्स ना स्पिनर्स के आगे स्ट्रगल करते हैं, खासकर जब सामने वाली टीम में आपके वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण जैसे स्पिनर्स होना, तो टीम को खैर थोड़ा बहुत तो घबराना चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जरा नजर डाल लेते हैं एक बार इन दोनों टीमों की रीसेंट मैचेस क्या, मतलब इस वेन्यू पे जो रीसेंट मैचेस अभी हुए हैं सबसे लास्ट, तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दो ये जो तीनों आंकड़े हैं ये आईपीएल के हैं, इसमें मैंने कोई इंटरनेशनल मैच इंक्लूड नहीं किया है। उसका रीजन क्या होता है ना, जो इंटरनेशनल मैचेस में दोस्तों पिचेस जो यूज होती है ना वो अलग होती है, बट जो लीग्स में या डोमेस्टिक में पिचेस यूज होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। क्योंकि लीग्स में ना थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, इसलिए फ्रेश विकेट होता है और मोस्टली बैटिंग फ्रेंडली विकेट होता है। बहुत ही रेयर आपको मिलेगा जहां पे बहुत बेकार आपको विकेट मिले, अदरवाइज आपको बेहतरीन ही विकेट मिलेगा। तो इसी वजह से ना हम जितने भी आंकड़े और सब कुछ जो लेते हैं वो हम मोस्टली आईपीएल का लेते हैं या फिर किसी और लीग का लेते हैं, जैसे फॉरेन प्लेयर दूसरी लीग में खेलते हैं तो उनका लेते हैं, तो वो थोड़ा सा ना रेलिवेंट रहने, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल को इससे कंपेयर करोगे ना तो काफी मिसमैच हो जाएगा और हमारी जो एनालिसिस है वो काफी हद तक गलत भी हो सकती है। अब दोस्तों अगर आप सबसे रिसेंट मैच की बात करोगे तो वो खेला गया था दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच में,
इसमें कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए 157 रन बनाए थे 7 विकेटों के नुकसान पे, और मुंबई इंडियंस इसको चेज नहीं कर पाया था, मात्र 139 रन बनाया था और उसने 8 विकेट खो दिए थे। अब दोस्तों आप ये सोचोगे मैं तो बोल रहा हूँ हाई स्कोरिंग वेन्यू है, फिर इतना कम का आंकड़ा कैसे बना और डिफेंड भी हो गया। तो बात ये है ना कि ये जो अंतिम फेज था ना आईपीएल का पिछले साल, तो वो वाला मुकाबला है कि लास्ट फेज का मुकाबला है। तो लास्ट तक होते होते जब 6-7 मैचेस एक वेन्यू पे होने हो तो पिचेस थोड़ी सी स्लो हो जाती है, प्लस मई के महीने में मैचेस हुए थे तो नॉर्थ में गर्मी ज्यादा हो जाती है, इस वजह से थोड़ा स्पिनर्स को मदद मिलती है, बॉल रुक के आता है, बैट्समैन को थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसी वजह से जो आप स्कोर देख रहे हो ना 157 का, ये डिफेंड हो सका। बात करें अगर विकेटों की, तो पेसर्स ने इस मुकाबले में दोस्तों 8 विकेटें हासिल करी थी, वहीं अगर आप स्पिनर्स की बात करोगे तो 4 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे थे। उससे पहले मुकाबला खेला गया था, वो खेला गया था दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। इस मुकाबले में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 153 रन बनाए थे 9 विकेटों के नुकसान पे, और केकेआर ने इसको बड़ी आसानी के साथ हासिल कर लिया था, मात्र 3 विकेट खो के उन्होंने 57 बना दिए थे। अब फर्क देखिए, अब यहाँ पे पिच का कोई रोल नहीं है, बैटिंग कंडीशन जो इस मुकाबले की है ना दोस्तों, वो सुपर्ब है। मतलब बैटिंग कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग की। देखिए उन्होंने 9 विकेट खो दिए अपने 153 रन बनाने में, वहीं कोलकाता ने मात्र 3 विकेट खोए और 57 रन बोर्ड पे लगा दिए। तो इससे साफ पता चल रहा है कि बैटिंग कंडीशंस तो अच्छी थी। इस मुकाबले में दोस्तों पेसर्स को 6 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 6 विकेटें मिली थी। मतलब इवन स्टीवन वाला हिसाब रहा था। उससे पहले मुकाबला हुआ था वो खेला गया था कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच में। जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, इस वेन्यू का जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 261 रन 6 विकेटों के नुकसान में केकेआर ने बनाया था। और पंजाब किंग्स ने दोस्तों बड़े ही शानदार अंदाज में इसको चेस कर लिया था, उन्होंने 262 रन बनाए थे और मात्र अपने 2 विकेट खोए थे। इस मुकाबले में दोस्तों जो प्रभसिमरन सिंह थे उनकी आई थी सेंचुरी, और शशांक सिंह की एक ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी प्लस का स्कोर आया था, जिसकी वजह से मुकाबला पंजाब किंग्स ने जीत लिया था। पेसर्स को इस मुकाबले में 4 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 2 विकेटें मिली थी। पर जिस हिसाब से दोस्तों ये स्कोर है ना, साफ समझ में आ रहा है कि जम के धुनाई हुई है बॉलर्स की। अब चलिए दोस्तों, ये तो पूरी वेन्यू की बात हो गई कि वेन्यू पे मतलब क्या आंकड़े हैं, वेन्यू किस हिसाब से खेलता है, पिच कैसा बिहेव करने वाली है। अब नजर मारते हैं अपने मेन आइटम पे, जो कि है आपकी प्लेइंग 11 की, किस टीम की क्या प्लेइंग 11 रहेगी, क्या किस प्लेयर की परफॉर्मेंस है, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। और शुरुआत दोस्तों यहाँ पे की जाएगी होस्ट से, जो कि है आपकी कोलकाता नाइट राइडर। अब अगर आप प्लेइंग 11 की बात करोगे तो आपको क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण ओपन करते हुए दिखाई देंगे। देखिए ऐसा अनुमान, अभी ये अनुमान लग रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है ना कि कोलकाता जो है वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट पे गई है। जैसे पहले उनके साथ ऊपर फिल सॉल्ट आते थे विकेट कीपर बैट्समैन, साथ में सुनील नारायण आते थे, तो अब आ जाएंगे क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण। मुझे लगता है कि देखिए दो अजम्पशन है यहाँ पे। पहला ये कि अगर ये लोग लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मेंटेन रखेंगे तो उस हिसाब से आपके अजिंक्य रहाणे ऊपर चले जाएंगे और सुनील नारायण में भी आपको 3 नंबर पे खेलते हुए दिखाई दे, कब, जब जल्दी विकेट गिर गई हो, ठीक है। बाकी अगर ये अपने उसी पुराने प्लान के साथ स्टिक करेंगे तो फिर क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि शुरू के 1-2 मैचेस में तो कोलकाता अपनी इसी स्ट्रेटेजी के साथ जाएगी, जिसमें सुनील नारायण आपको ओपन करते हुए दिखाई दे। मे भी ये भी हो सकता है कि कोलकाता शायद कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चली जाए, एक सरप्राइज ले आए, तो यहाँ पे क्विंटन डिकॉक जो है वो आपको 3 नंबर पे खेलते हुए दिखाई दें और यहाँ पे अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण आपको ओपन करते हुए दिखाई दे। तो इससे होगा क्या, जो लेफ्ट और राइट का इनका कॉम्बिनेशन है वो भी मेंटेन हो जाएगा और सुनील नारायण से जो ओपन करने का इनका फॉर्मूला है वो भी मेंटेन हो जाएगा। ये तो थी टॉप 3 की बात। अब बात करते हैं 4 नंबर, तो 4 नंबर पे आपको दिखाई देंगे वेंकटेश अय्यर। फिर मैंने रखा है यहाँ पे रमनदीप सिंह को। रमनदीप सिंह की जगह पे यहाँ पे अंगकीर्ष रघुवंशी भी हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट सीजन में हमने देखा था कि रघुवंशी ओवर खेले थे और शानदार परफॉर्मेंस दी थी। तो कोलकाता का जो बैटिंग लाइनअप है ना काफी फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने प्लेयर्स को ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर आएंगे रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, बॉलिंग में इनके पास रहेंगे हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, और मे भी इम्पैक्ट प्लेयर में वो किसी को भी यूज कर सकते हैं। फिर चाहे बैटिंग की बात हो तो मनीष पांडे भी इनके पास है। बॉलिंग की बात करोगे तो इनके पास दोस्तों अनुकूल रॉय हैं, ये उनको भी ट्राई कर सकते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। उसका रीजन क्या है ना कि आरसीबी में राइट हैंडर बैट्समैन ज्यादा है, लेफ्ट हैंडर्स की थोड़ी सी कमी है, तो एक लेफ्ट आर्म जो बॉलर है ना कहीं आरसीबी को मुसीबत डाल सकता है। तो ये थी दोस्तों पूरी प्लेइंग 11 आपके सामने कोलकाता नाइट राइडर्स की, कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, किस प्लेयर का क्या नंबर है, कौन सा प्लेयर खेल सकता है। तो स्पेंसर जॉनसन को इसलिए हमने टीम में रखा है कि ये मिचेल स्टार्क की रिप्लेसमेंट है, लेफ्ट आर्म पेसर है, स्विंग अच्छी कराते हैं। और वैभव अरोड़ा
और स्पेंसर जॉनसन की जो जोड़ी है ना, ये काफी तंग कर सकती है सामने वाली टीम को पावर प्ले में। हर्षित राणा का रिकॉर्ड पावर प्ले में उतना अच्छा है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि हर्षित राणा को पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। ये आपको मिडिल ओवर और डेथ में बॉलिंग डालते हुए दिखाई देंगे आंद्रे रसल के साथ। बाकी मिडिल ओवर की कमान तो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के हाथ में भी है बॉलिंग से। अब दोस्तों एक एक करके जरा प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, प्लेयर्स का एनालिसिस करते हैं बैठ के कि कौन सा प्लेयर किस हिसाब से परफॉर्म करने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्विंटन डिकॉक की। अब ये जो सिलेक्शन परसेंटेज है ना, इस पे आप थोड़ी सी निगाह बना के रखिएगा। मोस्टली जो लोग फैंटेसी फॉलो करते हैं ना, ड्रीम 11 या माई विजन, किसी भी फैंटेसी क्रिकेट के लिए, वो जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। आज के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब क्विंटन डिकॉक की परसेंटेज 71 है। मैच स्टार्ट होते होते 22 तारीख आते आते ये बढ़ के मेरे अनुमान के हिसाब से 80 तक जा सकती है, क्योंकि एक डिसेंट पिक है। स्टार्टिंग में आप इनको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। रीसेंट फॉर्म आप देखिएगा, जो साउथ अफ्रीका T20 लीग अभी हुआ था S20, उसमें 52 रनों की पारी आई थी, फिर 16, फिर 0, फिर 5, फिर 43। तो इन आंकड़ों पे उतना रिलाई मत करिएगा, क्योंकि ऐसे T20 में ये ओपनिंग नहीं करते, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की तरह खेलते हैं। इस वजह से इनके आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे, पर इतने भी खराब आंकड़े नहीं है। रिसेंटली जो सबसे बेहतरीन स्कोर है उनका, वो 52 रनों का है। हेड टू हेड दोस्तों अगर आप देखोगे ना क्विंटन डिकॉक की, तो 10 मैचेस में 377 रन ये बना चुके हैं, 37.5 की एवरेज है इनकी। वेन्यू पे हालांकि इनके आंकड़े उतने अच्छे हैं नहीं, मात्र 16 की एवरेज है और 117 रन ही बना पाए हैं ये 7 मैचेस में। टोटल ओवरऑल तो इनके आंकड़े बहुत शानदार है, हर कोई जानता है। तो आप ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर सकते हो, बाकी स्मॉल लीग में आप चाहो तो इनको ड्रॉप भी कर सकते हो पहले मुकाबले में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बात करें दोस्तों सुनील नारायण की, तो इनका सिलेक्शन परसेंटेज 90 है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, कि आपको बॉलिंग से भी पॉइंट देते हैं, बैटिंग से भी पॉइंट देते हैं, और जिस हिसाब से पिछले साल इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी ना, तो उस हिसाब से तो इनका ये जो सिलेक्शन परसेंटेज 90 है ना, मैच जब स्टार्ट होगा, स्टार्ट होते टाइम सिलेक्शन परसेंटेज घूम के आपका लगभग यही कोई 95% के आसपास आ जाएगा। इसमें कोई हैरत होने वाली बात नहीं है। रिसेंट अगर फॉर्म की बात करो तो उतनी अच्छी नहीं रही है। बैटिंग में 0 रन, कोई विकेट नहीं, 14 रन, फिर 1 विकेट, 22 रन, 1 विकेट, 12 रन, 0 विकेट। तो रिसेंट फॉर्म तो इनका उतना अच्छा नहीं, पर रीजन क्या है ना, आईपीएल में और बाकी टूर्नामेंट में डिफरेंट होता है। ILT20 शायद ये खेले थे, वहां की कंडीशंस अलग थी, वहां का फॉर्मेट अलग है, रूल्स अलग है, यहाँ के रूल्स अलग है। एक मजे की बात यह है कि अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि जो सलाइवा है बॉलर्स के लिए, वो अलाउ कर दिया गया है, जो कि कोविड-19 में रोक दिया गया था। तो दोस्तों सलाइवा जो है बॉलर्स के लिए वो अलाउड है। प्लस साथ ही साथ ना 3 न्यू बॉल्स का यूज किया जाएगा इस मैच में, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। आप ये मान के चलो कि अगर किसी मुकाबले में मान लीजिए ड्यू ज्यादा आती है, तो जो बॉल होगी ना दोस्तों, उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो जो ड्यू का इम्पैक्ट है ना, वो कम करने के लिए ये अंपायर डिसाइड करेंगे कि बॉल को चेंज करना है कि नहीं। तो जो ड्यू का इम्पैक्ट होता था ना, कि हम बोलते थे कि ड्यू आ जाएगी, बॉलर ये हो जाएगा, तो ड्यू कहीं ना कहीं अब बाहर करने के लिए 3 नया बॉल्स का यूज किया जाएगा इस आईपीएल के टूर्नामेंट में। वेन्यू की बात कर दो तो पहले हेड टू हेड देख ले। हेड टू हेड की बात करोगे तो 15 मैच में बैटिंग से 288 रन है, 28 की एवरेज है, और विकेट 16 मारी है 15 मैचेस। तो देखने वाली बात ये, ऑन एवरेज सुनील नारायण आरसीबी के सामने 1 विकेट तो दोस्तों लेते ही लेते हैं। तो इसलिए वैल्यू फॉर मनी प्लेयर है, चाहे आप स्मॉल लीग खेल रहे हो चाहे ग्रैंड लीग खेल रहे हो, इनको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। ओवर वेन्यू पे देख लिए, 40 मैच 546 रन है, 17.5 की एवरेज है, 43 विकेट ये ले चुके हैं। तो बैटिंग एवरेज में मत जाइएगा। सुनील नारायण का सीन ये है कि वो चलते हैं तो फिर लंबाई चलते हैं, छोटा मोटा स्कोर नहीं करते, तो उनको ड्रॉप करने की तो गलती मत करिएगा। अब बात करें अजिंक्य रहाणे की, सिलेक्शन परसेंटेज देखिए दोस्तों 36 की है। इस पे बिल्कुल मत जाइएगा और इनको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। मतलब अगर आपने सुनील नारायण को ड्रॉप सॉरी अजिंक्य रहाणे को अगर ड्रॉप किया ना कहीं आप बड़ा रिस्क ले रहे हो। उसका रीजन क्या है ना, इनके रीसेंट फॉर्म डोमेस्टिक में 13 रन, 37 रन, 58, 84, 95, मतलब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो टूर्नामेंट था वो मैंने बड़े करीब से फॉलो किया था। वन मैन आर्मी की तरह खेल रहे थे ये मुंबई की टीम से, और बेहतरीन फॉर्म में है। इसी वजह से शायद कोलकाता ने इनको पिक किया है और इनको अपनी टीम का कैप्टन भी बनाया है। हेड टू हेड 12 मैच 427 रन है, 35 की एवरेज है, मतलब ये ना आरसीबी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो अजिंक्य रहाणे कल के मुकाबले के लिए ना ट्रम्प प्लेयर भी दोस्तों हो सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वेन्यू पे 10 मैचेस तो 215 रन है, 23.5 की एवरेज, उतनी खासा बुरी एवरेज भी नहीं है। और करियर में 120 मैच में 3047 रन है। और एक बात और है कि ये स्पिन भी अच्छा खेलते हैं, पेस भी अच्छा खेलते हैं, और सामने वाली टीम में ना 2 स्विंग बॉलर आपको जहां तक देखने को मिलेंगे, एक भुवनेश्वर कुमार, दूसरे हो गए जॉस हेजलवुड।
तो दोनों केस में ना ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं कोलकाता के लिए, एक पिलर की तरह खेलेंगे, सेंसिबल क्रिकेट खेलेंगे, और मुझे लगता है कि कल के मैच में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। वेंकटेश अय्यर सिलेक्शन परसेंटेज 76.26 का है, रिसेंट फॉर्म 69-0, 29-17-0, हेड टू हेड 7 मैचों में वो 77 रन है, 29.5 की एवरेज है, 15 मैचों में 343 रन है, 28.5 की एवरेज है वेन्यू पे। देखिए प्लेयर तो ये बहुत अच्छे, सिलेक्शन परसेंटेज भी अच्छा है, पर मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मेरी कैलकुलेशन चल रही, कल के मुकाबले में आप चाहें तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं। पहला मुकाबला है, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमें बैटिंग ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा है। अगर वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करने आते हैं या तीसरे नंबर पे खेलने आएंगे तो ये वैल्यू फॉर मनी प्लेयर होंगे, बट अगर उसके नीचे ये खेलने आ रहे हैं खासकर कल के मुकाबले में, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इनको आपको ड्रॉप करके चलना चाहिए वेंकटेश अय्यर को फैंटेसी की टीम में। क्योंकि देखिए ना, इनकी टीम में पावर हिटर इतने हैं ना, अगर इनका टॉप ऑर्डर फायर कर गया पहला दूसरा तीसरा, जैसा कि हम सोच रहे हैं कि डिकॉक, रहाणे और नारायण, तो उस कंडीशन में ना अय्यर की बैटिंग ही नहीं आने वाली है। तो फिर आंद्रे रसल को प्रमोट किया जाएगा, रमनदीप को प्रमोट किया जाएगा, रिंकू को प्रमोट किया जाएगा। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि भाई वेंकटेश अय्यर को आप कल के मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं। वो डिपेंड करता है प्लेइंग 11 क्या आती है। अगर टॉप ऑर्डर में वेंकटेश अय्यर खेल रहे हैं उस कंडीशन में आप इनको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। अगर इनका बैटिंग ऑर्डर 3 नंबर से नीचे दिखाता है स्टार्टिंग प्लेइंग 11 जो आएगी, तो उस कंडीशन में आप इनको ड्रॉप करके बिल्कुल चल सकते हैं। बात करें रमनदीप सिंह की, तो देखिए प्लेयर अच्छे हैं, सिलेक्शन परसेंटेज 8.6 है। उसका रीजन क्या है ना कि इनकी बैटिंग नहीं आती। कोलकाता ने पिछले सीजन भी इनको रखा था 8वें और 90वें नंबर पे इनकी बैटिंग आ रही थी। अगर रिसेंट फॉर्म पे आप नजर डालो तो 21 रन कोई विकेट नहीं, 32 रन कोई विकेट नहीं, 2 रन 1 विकेट, फिर 1 रन 2 विकेट। हेड टू हेड 3 मैच में 30 रन बनाए आरसीबी के सामने, 30 की एवरेज है। वेन्यू 11 मैच में 141 रन, 30 की एवरेज, 2 विकेट ले चुके हैं। तो प्लेयर बहुत अच्छे हैं। अगर आपको डमी डिफरेंशियल पिक लेनी है तो आप रमनदीप के साथ जा सकते हो, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करके रख सकते हो। प्लेयर की कोई दिक्कत नहीं, बात यह है कि जो इनका बैटिंग ऑर्डर है ना वो बहुत नीचे होता है। आंद्रे रसल हमारे नेक्स्ट प्लेयर, सिलेक्शन परसेंटेज 84, देखिएगा ये बढ़ेगा और ये बढ़ के 90 के आसपास तो जाएगा ही जाएगा। रिसेंट फॉर्म कमाल की है, 53 रन 2 विकेट, फिर 4 रन 2 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 9 रन कोई विकेट नहीं। तो मतलब बॉलिंग से अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, बैटिंग से तो रसल अच्छे फॉर्म में रहते ही हैं। हेड टू हेड 14 मैच है, 306 रन, 34 की एवरेज है, 16 विकेटें मार चुके हैं आरसीबी की। वेन्यू पे भी 37 मैचों में 852 रन है, 37 की एवरेज है और 38 विकेट है। यानी कि हर मुकाबले में लगभग 1 से 2 विकेट ये आरसीबी के खिलाफ लेते हैं और इस वेन्यू में भी लेते हैं। तो वैल्यू फॉर मनी प्लेयर हैं ये, हमारी मस्पिक की लीग में शामिल होते हैं, तो इनको आप बिल्कुल भी ड्रॉप करके मत चलिएगा। अंटिल अनलेस आपको रिस्की टीम बनाओ तो बात अलग है, उसके अलावा तो मैं बिल्कुल भी आपसे नहीं बोलूंगा कि आप आंध्र रसल को ड्रॉप करके चलो। बात करें दोस्तों रिंकू सिंह की, सिलेक्शन परसेंटेज 28 है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, इनका बैटिंग ऑर्डर। तो जब प्लेइंग 11 आना है तो इनका बैटिंग ऑर्डर देखेगा, या तो रिंकू सिंह 4 नंबर पे आपको दिख रहे हैं तो आप इनको लीजिएगा। अगर ये 6 नंबर पे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको रिंकू सिंह को पहले मैच में तो खैर नहीं लेना चाहिए। रिंकू सिंह तभी काम आते हैं जब ऊपर के 2 से 4 विकेट जल्दी गिर जाए, तब भले रिंकू सिंह आपको कुछ बड़ा करके दे, उसके अलावा ना ये जगह ही घेरेंगे। रिसेंट फॉर्म इनकी ठीक ठाक है, 43 रन 10 रन, 27 रन, 44 रन 2 रन। हेड टू हेड 5 मैचों में 99 रन है, 33 की एवरेज है। खैर आरसीबी को ये पसंद करते हैं। वेन्यू पे 22 मैचों में 467 रन है, 38 की एवरेज है। तो रिंकू सिंह देखिए इनको ड्रॉप करने का बनता नहीं है, पर यही बात है कि इनको आप उसी कंडीशन में लें जब इनका बैटिंग ऑर्डर ना ऊपर हो, यानी कि 4 नंबर के आसपास हो, या आपको लग रहा हो कि भाई आज ये, एक होती है ना अपनी गट फीलिंग आ रही हो कि भाई रिंकू सिंह ऊपर खेलने आएंगे, उस कंडीशन में तो आप इनको ले सकते हैं। अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी हाँ, एक डिफरेंशियल पिक के तौर पे आप इनको जरूर पिक कर सकते हैं। बात करें वरुण चक्रवर्ती की, सिलेक्शन परसेंटेज 86 से, ये भी बढ़ के 90 होने वाला है मैच शुरू होते होते। रिसेंट फॉर्म के जो दोस्तों आंकड़े हैं, ये आंकड़े दोस्तों डोमेस्टिक के हैं, ये हमने इंटरनेशनल के जो भी इनके आंकड़े हैं ना वो इंक्लूड नहीं किए। जैसा कि मैंने पहले बताया, हम डोमेस्टिक के आंकड़ों पर ही चलते हैं। तो उसमें उस आंकड़ों पे भी जाइए। और अभी जो रिसेंट फॉर्म इनका, इंग्लैंड के सामने T20 सीरीज हुई थी, मैन ऑफ द सीरीज से हाईएस्ट विकेट टेकर थे, चैंपियंस ट्रॉफी में भी काफी विकेटें झटकी हैं। तो उस लिहाज से आप वरुण चक्रवर्ती को अपनी टीम में बिल्कुल रखिएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन देखिए बनाने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा, कैप्टन तो आप ना ही बनाए तो बेहतर होगा। हाँ, अगर आप इनको वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं तो बात अलग है, वाइस कैप्टन तो आप इनको बना सकते हैं, बट कैप्टन की मैं प्रेफरेंस नहीं दूंगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो पिचेस होती है ना, ये उतनी उस हिसाब की नहीं होती जो इंटरनेशनल क्रिकेट में होती है। इसलिए उन आंकड़ों के हिसाब से आप इनको कैप्टन पहले मैच में मत बनाइएगा।
वाइस कैप्टन आप इनको बना सकते हैं। बात करें हेड टू हेड के तो 10 मैच में 15 विकेटें मार चुके हैं आरसीबी के खिलाफ, 17 के बॉलिंग एवरेज है। इसीलिए मैंने बोला आप इनको वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो क्योंकि आरसीबी इनको पसंद है। और एक इसलिए और बताता हूँ, विराट कोहली को ये काफी ज्यादा दिक्कत देंगे क्योंकि विराट कोहली ना लेग स्पिनर के सामने स्ट्रगल करते हुए हमें दिखे हैं। और वरुण चक्रवर्ती की जो गुगली है ना वो बड़ी ही खतरनाक है। तो हो सकता है विराट कोहली की विकेट ना वरुण चक्रवर्ती लेके चले। तो अगर किसी मुकाबले में आप वरुण चक्रवर्ती को वाइस कैप्टन बना रहे हैं तो उस मुकाबले में विराट कोहली को कैप्टन बिल्कुल भी मत बनाइएगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं और देख लेते हैं जरा स्पेंसर जॉनसन। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, सिलेक्शन परसेंटेज 2.1। हेड टू हेड कोई आंकड़ा नहीं है, वेन्यू पे एक मैच खेला है, कोई विकेट नहीं थी तो मतलब ही नहीं है बॉलिंग एवरेज का। ओवरऑल 72 विकेट ले चुके हैं। अच्छी चॉइस है, आप इनको चाहें तो ले सकते हैं, चाहे तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। बात करें हर्षित राणा की तो सिलेक्शन परसेंटेज 38 का है। हालांकि ये बढ़ के लगभग 60 के आसपास चला जाएगा जब तक मैच शुरू होगा 22 तारीख तक। फिलहाल के लिए 38, और ये एक ना आपके लिए अच्छी डिफरेंशियल पिक हो सकता है क्योंकि डेथ में ये बॉलिंग कराएंगे और इस समय जो इनका फॉर्म है ना अच्छा है, प्लस अब इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस भी हो चुका है और ये वेन्यू इनको सूट करता है। तो कहीं ना कहीं आरसीबी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। देखिए कल के मुकाबले में ना बॉलर्स पे उतनी तवज्जो मत दीजिएगा, जहां तक मुझे लगता है कि कल का मुकाबला एक धमाकेदार होने वाला है। अनटिल अनलेस कोई टीम खराब बैटिंग कर दे या फिर भाई एकदम ही हरी विकेट दे दे तो अलग बात है। बाकी उसके अलावा मुझे नहीं लगता कल के मुकाबले में बहुत ज्यादा विकेटें गिरने वाली हैं। वो विकेटें गिरेगी भी तो आरसीबी की ज्यादा गिरेंगी और केकेआर के कम गिरने के चांसेस हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको पता नहीं होता, कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीजें हो जाती हैं। ये भी हो सकता है कि कल 230 240 का टारगेट तो बने, पर ये कि सामने वाली टीम के 8-8 विकेट गिर जाए, किसी के 9 विकेट गिर जाए, वो एक अलग बात होती है। हेड टू हेड की बात करोगे तो 2 मैच में 4 विकेट चटका चुके हैं, 18 का बॉलिंग एवरेज है, यानी कि इनको भी आरसीबी काफी पसंद आती है। वेन्यू पे 12 मैच है, 15 विकेटें हैं, 24 की बॉलिंग एवरेज है, यानी कि ऑन एवरेज ये 1 से 2 विकेट तो ये भी मारते हैं इस वेन्यू पे। तो ये एक अच्छी चॉइस होंगे बॉलिंग ऑप्शन पे आप अगर जाओ। बात करें वैभव अरोड़ा की, सिलेक्शन परसेंटेज 1.29 का है। ये डिफरेंशियल पिक आपके लिए हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इनका आ जाएगा तो 20% या 16% के आसपास ही ये जाने वाले हैं। तो सिलेक्शन परसेंटेज में दोस्तों खासा नजर रखा करिए अगर आप खासकर स्मॉल लीग खेल रहे हो। और ग्रैंड लीग में अगर अपनी टीम को थोड़ा सा हटके बनाना चाहते हो तो किसी एक में इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा, क्योंकि क्या बहुत कम लोगों ने इनको लिया है। तो कहीं ये 2 से 3 विकेटें अगर लेके चले जाते हैं तो आपकी जो फैंटेसी टीम है उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, कंसिस्टेंट रहते हैं। ऑन एवरेज 1 विकेट तो लेके ही जाते हैं। हेड टू हेड 1 मैच खेला है, कोई विकेट हासिल नहीं करी है। वेन्यू पे 9 मैच में 10 विकेट है, 29 की एवरेज है। मैंने बताया ना कि ऑन एवरेज 1 विकेट तो लेके ही जाते हैं। फिर चेतन सकारिया ये अभी अभी इंक्लूड किए गए इस टीम में, क्योंकि जो उमरान मलिक थे वो यहाँ पे चोट के कारण बाहर हो चुके, तो इनका भी सिलेक्शन परसेंटेज 0.3034 है। तो देखिए एक मैं बेहतरीन चीज बताता हूँ चेतन सकारिया के लिए, ये कल के मुकाबले में ना आपके लिए ट्रम्प साबित हो सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि सिलेक्शन परसेंटेज देखिए कितनी कम है। हद से हद जाएगी तो अगर 10 तक जाएगी, अगर चेतन सकारिया की सिलेक्शन परसेंटेज टीम आने तक 10 के आसपास है और ये प्लेइंग 11 में है या फिर इम्पैक्ट प्लेयर में अगर ये है और केकेआर की टीम सेकंड बॉलिंग कर रही है, उस कंडीशन में इस बॉलर को आप अपनी टीम में प्रेफरेंस दीजिएगा स्पेंसर जॉनसन की जगह पे। रीजन क्या है कि देखिए एक तो ना सामने वाली टीम में ना राइट हैंडर्स बहुत हैं, ये लेफ्ट आर्म पेसर हैं और स्विंग कराते हैं, कंट्रोल है इनके पास, वेरिएशन भी इनके अच्छे हैं। और रिसेंट फॉर्म तो 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, तो मतलब ऑन एवरेज 1 विकेट तो एक मैच में लेके ही जाते हैं। हेड टू हेड भी 2 मैच में इनके 2 विकेट ने, वेन्यू पे 3 मैच में 5 विकेट हैं, 19.5 की बॉलिंग एवरेज है। तो वेन्यू भी इसको पसंद है, सामने वाली टीम भी इसको पसंद है, और सिलेक्शन परसेंटेज इनका इतना कम है, अगर इन्होंने कहीं 2 विकेट हासिल कर लिए तो आपकी टीम दूसरों की टीम से काफी आगे चली जाएगी और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों ये था पूरा केकेआर का एनालिसिस, क्या उनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है, कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म कर सकता है, किसके क्या आंकड़े हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनके मेहमान की, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, कि क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है इनकी। देखिए अभी क्या है ना कि पहला मुकाबला है और जो शुरू के 10 मुकाबले होते हैं वो ग्रैंड लीग के लिए बहुत बेस्ट अच्छे होते हैं। प्लस हम लोग सब एजम्पशन करते हैं कौन सा प्लेयर खेलेगा कौन सा नहीं खेलेगा। तो बात करें आरसीबी की तो मेरे अकॉर्डिंग फिल सॉल्ट और देवदत्त पडिक्कल आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपको पडिक्कल खेलते हुए ही ना दिखाई दे और विराट कोहली आपको ओपन करते हुए दिखाई दे, तो विराट कोहली और फिल सॉल्ट की जोड़ी आपको ओपन करते हुए दिखाई दे। पर मेरे हिसाब से इस साल थोड़ी सी स्ट्रेटजी में चेंज कर सकता है आरसीबी। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है ना
कि पूरी बैटिंग लाइनअप आप देखोगे ना, इसमें इंडियन एक्सपीरियंस प्लेयर की बहुत ज्यादा कमी है। तो शायद विराट कोहली को मिडिल ऑर्डर में रखा जाए ताकि इस टीम की थोड़ी सी बैटिंग स्ट्रेंथ और बढ़े। और एक राइट लेफ्ट जो कॉम्बिनेशन होता है ना, राइट हैंड बैट्समैन प्लस लेफ्ट हैंड बैट्समैन, उसके मद्देनजर रखते हुए भी देवदत्त पट्टिकल एक अच्छी चॉइस है। तो मे बी फिल सॉल्ट और देवदत्त पट्टिकल आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर देवदत्त पट्टिकल नहीं खेलते तो उस कंडीशन में आपको विराट कोहली ओपन करते हुए दिखाई देंगे। तो देवदत्त पट्टिकल और फिल सॉल्ट ओपन करेंगे अभी के लिए, मान लेते हैं 3 नंबर पे आएंगे विराट कोहली। 4 नंबर का स्पॉट रखा है कैप्टन रजत पाटीदार ने। देखिए ये प्लेयर ना बहुत नजर रखने वाले को, ये इकलौता ऐसा प्लेयर है इस टीम में जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, सुनील नारायण हो, अगर उनके खिलाफ कोई प्लेयर भारी पड़ सकता है तो वो है रजत पाटीदार। और कल का मुकाबला अगर आरसीबी को जीतना है, अपने इस टूर्नामेंट की शुरुआत आगाज अच्छी करनी है, मतलब कल से मेरा मतलब है 22 तारीख से, तो रजत पाटीदार का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रजत पाटीदार जो है ना, वो एक ट्रम्प हो सकते हैं इस टीम के लिए भी और आपके लिए भी। फिर आएंगे जितेश शर्मा जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, पंजाब किंग्स के अभी लिए गए हैं। कुणाल पांड्या, लियाम लिविंगस्टन, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जॉस हेजलवुड और रसिकदर सलाम। तो ये है इनकी प्लेइंग 11। बाकी इंपैक्ट प्लेयर में रोमारियो शेपर्ड या फिर आप देखें तो टिम डेविड भी मौजूद है। तो टिम डेविड भी हो सकते हैं इंपैक्ट प्लेयर में, या फिर हो सकता है दोस्तों कि जेकब बेथल खेलें। जितेश शर्मा या कुणाल पांड्या में से एक ना खेले और उनकी जगह पे जेकब बेथल भी आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और दोस्तों अगर जॉस हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, नहीं कैंप ज्वाइन किया कल के मैच में, अगर जॉस हेजलवुड नहीं खेलेंगे तो इनकी जगह पे हो सकता है आपको कोई और प्लेयर खेलता हुआ दिखाई दे। शायद लुंगी एनगीडी हो, वो भी इनकी जगह पे खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये थी पूरी प्लेइंग 11, कौन सा प्लेयर कहाँ खेलेगा, कौन सा प्लेयर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, और रजत पाटीदार पे बिल्कुल नजर बढ़ा के रखिएगा। अब दोस्तों एक एक करके बात करते हैं प्लेयर्स की, उनकी परफॉर्मेंस की, किस प्लेयर को आपको लेना है किसको नहीं लेना है। जो लोग फैंटेसी खेलते हैं उनके लिए बात करेंगे सबसे पहले विराट कोहली। देखिए इनका सिलेक्शन परसेंटेज 84 है प्लस, इन पे बात तो हम कर लेंगे, पर इनको तो आपको लेना ही लेना है, चाहे फॉर्म में हो या आउट ऑफ फॉर्म में हो, इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। रिसेंट फॉर्म कमाल का है, 33 रन, 47 रन, 27, 92, 42, ये सब इनके आईपीएल के आंकड़े हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट हमने कंसिडर नहीं करी है। हेड टू हेड 18 मैचेस में 703 रन है और 54 की एवरेज है। और विराट कोहली की रिसेंट फॉर्म तो हम सभी को पता है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सेंचुरी मार के आ रहे हैं, पाकिस्तान की बैंड बजा के आ रहे हैं और ट्रॉफी जीत के भी आ रहे हैं। वेन्यू की बात करोगे 7 मैचेस में 270 रन है, 45 की एवरेज, तो ये वेन्यू भी इनको बहुत पसंद है, ये अपोजिशन भी इनको बहुत पसंद है। तो कल के मुकाबले में विराट कोहली कैप्टनसी की एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकते हैं। अब बात करें फिल शॉर्ट के, तो सिलेक्शन परसेंटेज इनका भी 77 है। तो जो लोग स्मॉल लीग खेल रहे हैं वो ड्रॉप करने की गलती ना करें। ग्रैंड लीग में जो लोग हैं वो भी इनको ड्रॉप ना करें। उसका रीजन है बताता हूं। रीजन को 2 रन 71 रन, इस पे बिल्कुल मत जाइएगा। फिल सॉल्ट अभी इंडिया आए थे और वरुण चक्रवर्ती ने भी इनको परेशान किया था। इंग्लैंड की टीम बहुत बुरी तरह हारी थी, पर बेन डक्केट और फिल सॉल्ट ऐसे प्लेयर थे जिनको स्टार्ट मिला था 20 रन, 25 रन, एक हाफ सेंचुरी थी इनकी। तो स्टार्ट इन्होंने अच्छा किया था। और देखिए ये ना पावर प्ले के बैट्समैन है, 4 से 5 ओवर में ही ये मैच का रुख पलट देते हैं। और वरुण चक्रवर्ती चौथे ओवर से पहले तो गेम में आने वाले हैं नहीं। तो 4 ओवर तक अगर फिल शॉर्ट का बल्ला चला ना, तो ये आपको 30 से 40 रन तो आराम से दे के जाएंगे। इसीलिए इनको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा, क्योंकि सामने वाली टीम में पेसर्स हैं। और इस विकेट पे बॉल इनके बैट पे बहुत अच्छा आता है। पिछले साल इसी टीम से खेले थे, यहीं पे खूब भर भर के इन्होंने रन बनाए थे। तो पहला मुकाबला है, इसलिए इनको ड्रॉप करने की गलती मत करिएगा। वेन्यू में देखिए 7 मैचेस में 350 रन है, 58 की इनकी एवरेज है। तो ये वेन्यू इनको खासा पसंद आता है। तो फिल सॉल्ट कल के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए हो सकते हैं। बात करें देवदत्त पडिक्कल की, आप चाहें तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं। पहला मुकाबला है, देख लीजिए, क्योंकि पिछले 2 आईपीएल सीजन तो उन्होंने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, इसलिए सिलेक्शन परसेंटेज इनका भी बहुत ज्यादा कम है। किसी ग्रैंड लीग में आप ऐसा यूनिक प्लेयर इनको रख सकते हैं, बाकी उसके अलावा मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। मारने को तो कल के मैच में सेंचुरी भी मार सकते हैं, वो तो एक अलग चीज है। रिसेंट फॉर्म 13 रन, 0 रन, 50 रन, 40 रन, 24 रन। हेड टू हेड 7 मैचों में 151 रन बना चुके हैं और 21 की इनकी एवरेज है क्विकआर के सामने। वेन्यू पे एक मैच खेला, 28 रन बनाए हैं और 28 की एवरेज है। बात करें रजत पाटीदार, 72 सिलेक्शन रेशियो है, ये लगभग 90 85 से 90 के बीच में तो जाएगा ही जाएगा। रिसेंट फॉर्म 81 रन, 66 रन, 28 रन, 36 रन, शानदार है। हेड टू हेड 3 मैच में 56 रन है, 18 की एवरेज है, इस पे मत जाइएगा। वेन्यू पे 2 मैच में 164 रन है, 82 की एवरेज है। तो वेन्यू इनको खासा पसंद है। केकेआर उतनी पसंद नहीं आती, पर कल के मुकाबले में मुझे लगता है अगर आरसीबी को कोई
मुसीबत से निकाल सकता है वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण का कोई काउंटर कर सकता है तो वो है हमारे आरपी यानी कि रजत पाटीदार। तो ये इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं और वाइस कैप्टेंसी के भी प्रबल दावेदार आपको ये नजर आते हैं। खासकर अगर आरसीबी की टीम पहले बैटिंग करती है तो उस कंडीशन में आप रजत पाटीदार को वाइस कैप्टन बना के बिल्कुल चल सकते हो। अब बात करें लियाम लिविंगस्टन की दोस्तों, तो सिलेक्शन परसेंटेज इनका हाई है, 67% है। ये लगभग 75 तक जाएगा, पर कल के मैच में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं क्योंकि रीसेंट फॉर्म इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चाहे बल्ले से तो इनके रन लग ही नहीं रहे हैं और बॉलिंग थोड़ी बहुत करा लेते हैं पार्ट टाइम, पर केकेआर की टीम को उतना ज्यादा ट्रबल ये दे नहीं पाएंगे, खासकर फिर वो क्या बोलते हैं ईडन गार्डन्स के पिच पे। इसीलिए आप कल के मैच में इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। पहला मैच है, आप देख लीजिए, पर मुझे नहीं लगता उतना खासा कोई इनकी तरफ से परफॉर्मेंस आने वाली है। हेड टू हेड 3 मैच में 40 रन है, 13 की एवरेज है। वेन्यू पे एक मैच है 15 रन है, 15 की एवरेज है। तो आप इनको ड्रॉप करके बिल्कुल चल सकते हो कल के मुकाबले में। अगर जितेश शर्मा की बात करोगे तो सिलेक्शन परसेंटेज 14.92 का है। आप इनको एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे या फिर डिफरेंशियल पिक के तौर पे अगर आप लेना चाहते हो ना, तो डिफरेंशियल पिक के तौर पे तो आप इनको ले सकते हो, डिफरेंशियल पिक के तौर पे। उसके अलावा तो आप लेने का कोई मतलब नहीं है, रिसेंट फॉर्म में कुछ खास नहीं है। हेड टू हेड 3 मैच 42 रन 21 की एवरेज है, 3 मैच 67 रन 22.5 की एवरेज है वेन्यू पे। रीजन क्या है ना, इनका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, बॉलिंग ये कराते नहीं है और टॉप हैवी बैटिंग लाइनअप है आरसीबी की। तो इनके बैटिंग आने के चांसेस थोड़े से कम है, इसलिए आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो कल के मैच में। कुरनाल पांडे ये आपके लिए डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं, आप चाहो तो इनको ना रिस्क लेके ले सकते हो। सिलेक्शन परसेंटेज 35.299 का है। हालांकि सामने वाली टीम में काफी ज्यादा लेफ्ट हैंडर है, फिर चाहे रिंकू सिंह हो, वेंकटेश अय्यर हो, सुनील नारायण हो। तो कल के मैच में आप इनको ड्रॉप करके चलिए क्योंकि इनको बॉलिंग उतनी ज्यादा दी नहीं जाएगी, क्योंकि जब जब ये बॉलिंग कराने आएंगे इनके सामने कोई ना कोई लेफ्ट हैंडर तो होगा ही होगा। और इस वेन्यू पे स्पिनर्स को उतनी ज्यादा मदद है नहीं। हेड टू हेड देखोगे तो 16 मैच में 182 रन है मात्र 20 की एवरेज बैटिंग से, और 9 विकेटें हासिल कर चुके हैं। वेन्यू पे 8 मैच है, मात्र 50 रन है, 10 की एवरेज है और 9 विकेट इस वेन्यू पे भी हैं। तो इस वेन्यू पे एक आधा विकेट ये ले लेते हैं, पर उससे ज्यादा ये आपको कुछ भी करके नहीं देंगे कल के मुकाबले में। तो मेरे हिसाब से आप कल के मैच में इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। भुवनेश्वर कुमार सिलेक्शन परसेंटेज 47, ये लगभग 75 तक तो जाएगा ही जाएगा कल के मैच में। ये एक अच्छी पिक है बॉलिंग के लिहाज से, क्योंकि इस वेन्यू पे फास्ट बॉलर्स को मदद है और स्टार्टिंग में ही मदद मिलेगी तो ये पावर प्ले में बॉलिंग कराते हैं। तो ये अच्छी पिक साबित हो सकते हैं आपके लिए। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 2 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट, 1 विकेट, तो मतलब विकेटें ये मार रहे हैं। हेड टू हेड 21 मैच में 22 रन है बैटिंग से, 28 की एवरेज है। ये थोड़ी सी दोस्तों इधर ये स्लाइड गड़बड़ हो गई है तो ध्यान मत दीजिएगा। वेन्यू पे 7 मैच में 9 विकेटें हैं, 25 की एवरेज है। मैं जरा आपको देख के बता देता हूँ भुवनेश्वर कुमार का स्टैट मेन बॉलिंग से क्या है। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा आप मुझे, अभी मैं आंकड़ा खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। भुवनेश्वर कुमार का हिसाब किताब क्या है भाई। आरसीबी हम आ गए। भुवनेश्वर कुमार, अगर हेड टू हेड दोस्तों बात कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार के, तो 21 मैचों में इनके 22 विकेट हैं। ये जो रन लिखा है ना, ये रन की जगह पे विकेट है, तो भुवनेश्वर कुमार के 22 विकेट हैं इनके सामने हेड टू हेड में। तो अच्छी परफॉर्मेंस है, तो मैंने बोला ना ये एक इंपॉर्टेंट पिक है। तो भुवनेश्वर कुमार को आप डेफिनेटली अपनी टीम में रख सकते हो। यश दयाल की बात करें तो रिसेंट फॉर्म उतना कुछ खास अच्छा है नहीं। सिलेक्शन परसेंटेज 5 का है, विकेटलेस जा रहे हैं अभी तक लगातार। 4 मैचों में 5 विकेट ये हासिल कर चुके हैं, 42 की विकेट है कोलकाता के सामने। वेन्यू पे 2 मैच पे 5 विकेटें हैं, 20 की एवरेज है। तो आप चाहो तो रिस्की पिक हैं, आप इनको ले सकते हो या फिर आप ड्रॉप करके चल सकते हो। मस्ट पिक तो ये बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, जॉस हेजलवुड को आप अपनी टीम में रख सकते हो। अगर आरसीबी से कोई 2 बॉलर आपको पिक करने हैं ना, तो एक हो गया आपके भुवनेश्वर कुमार और दूसरे हो गए जॉस हेजलवुड। तो ये एक तरह से आपकी मस्ट पिक रह सकती है, क्योंकि इस वेन्यू पे फास्ट बॉलर्स को मदद है और ये बॉलर टप्पे पे डालते हैं। तो अगर जॉस हेजलवुड खेल रहे हैं तो आप जॉस हेजलवुड को प्रीफर करिएगा। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। हेड टू हेड 2 मैच में 4 विकेट ले चुके हैं केकेआर के सामने। 17.5 का, 17.25 का मतलब बॉलिंग का एवरेज है। केकेआर को ये काफी पसंद करते हैं। वेन्यू पे 1 मैच खेले और देखे 3 विकेटें इन्होंने मारी हैं, तो इसीलिए मैंने बोला जॉस हेजलवुड आपके लिए एक अच्छी पिक हो सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं राशिक सलाम, ये भी अच्छे बॉलर है, डेथ स्पेशलिस्ट हैं। सिलेक्शन परसेंटेज इनका लो है, तो आप इनको अगर आप थोड़ा सा हटके लेना चाहते हैं ग्रैंड लीग में तो आप इनको अपनी टीम में शामिल कर लीजिएगा। 3 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, रिसेंट फॉर्म भी कमाल का। हेड टू हेड तो खैर 2 मैच खेलने, विकेट नहीं लिए हैं। वेन्यू पे भी कोई विकेट नहीं है। बट ये बॉलर एक ऐसा है कि इसका ना इकोनॉमी तो काफी हाई रहता है, पर ये जब जब बॉलिंग करने आता है विकेट जरूर मारता है। दिल्ली के लिए लास्ट सीजन खेल रहे थे और काफी विकेट इन्होंने हासिल करी है। तो अगर कोई आप रिस्की टीम बना रहे हो और एक डिफरेंशियल पिक खोज रहे हो तो उसमें इनका नाम भी काफी आगे है। रोमारियो शेफर्ड एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं या फिर इनके साथ टीम डेविड भी खेल सकते हैं। सिलेक्शन परसेंटेज कम है। रिसेंट फॉर्म 7 रन कोई विकेट नहीं, 23 रन कोई विकेट नहीं, 0 रन कोई विकेट नहीं। हेड टू हेड कोई मुकाबला नहीं खेले, वेन्यू में कोई मुकाबला नहीं खेले, तो इनको तो हम पिक नहीं करेंगे क्योंकि इनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता आईपीएल में इनका क्या सीन रहने वाला है, खासकर इस वेन्यू पे और इस टीम के सामने में ये बड़ा रिस्क हो जाएगा। आप चाहें तो ग्रैंड लीग में आपको लगता है तो आप ले सकते हो, पर मैं तो रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं तो कल के मुकाबले में टिम डेविड का भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दूंगा अगर वो भी एज इम्पैक्ट प्लेयर खेलते हैं। तो ये था दोस्तों दोनों टीम की प्लेइंग 11, दोनों टीम के प्लेयर्स के एनालिसिस एक एक करके डिटेल में। अब जरा बात कर लेते हैं इस वेन्यू पे टॉप 3 बैट्समैन जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। शुरुआत आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार से, 2 मुकाबले खेले हैं, 82 रन बनाए हैं 212 के स्ट्राइक रेट से। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट बल्लेबाज हैं। आप एक तरह से ना ये ऐसे स्टार बनता है ना, ये स्टार बल्लेबाज हैं तो आप इनको जरूर रखिएगा। दूसरे आते हैं दोस्तों आपको सुनील नारायण, 5 मैचेस 42.2 की एवरेज, 177 का स्ट्राइक रेट। पिछले 5 मैचों में सुनील नारायण ने तो आतंक मचा रखा है अपने बल्ले से। मस्ट पिक है। फिर आते हैं फिल शॉट, 5 मैचेस 40.2 की एवरेज, 201 की स्ट्राइक रेट के साथ। पहले दोनों साथ खेले थे लास्ट सीजन, अब एक दूसरे के अपोजिट खेलेंगे, देखते हैं क्या कमाल मचाते हैं। तो ये 3 प्लेयर ना आप अपनी प्लेइंग 11 से बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। फिर बॉलिंग की बात करें, जैसा कि मैंने बोला था जॉस हेजलवुड, इनको अगर ये खेल रहे हैं प्लेइंग 11 में हैं तो बिल्कुल आपकी टीम में होने चाहिए। 1 मैच 3 विकेट, 10.8 का इकॉनमी। चेतन साकरिया, मैंने आपको बोला था कि ये आपके लिए ना ट्रम्प हो सकते हैं, तो इनको ना बिल्कुल अगर हैं प्लेइंग 11 में, इम्पैक्ट प्लेयर में भी आप इसको देख रहे हो और केकेआर की टीम सेकंड बॉलिंग कर रही है तो उस कंडीशन में आप इनको अपनी टीम में रख लीजिएगा। 2 मैच में 2.5 एवरेज विकेट है, यानी लगभग हर मैच में 2 से 3 विकेट ये हासिल करते हैं। इकॉनमी भी इनका शानदार है। फिर वरुण चक्रवर्ती तो मस्ती के सभी के पास रहेंगे, 1.8 एवरेज विकेट है और 8.3 की इकॉनमी। ये और ज्यादा बेहतर हो जाएगी, ये जो 2.5 पे साकर चल रहे हैं ना, इसके आसपास पहुंचने वाली है इस सीजन में इनकी। ये तो था दोस्तों पूरा एनालिसिस आप लोगों के सामने। अब जरा बात कर लेते हैं टीम की कि हमने क्या टीम बनाई है ग्रैंड लीग की। देखिए हमारी टीम में आपको विकेट कीपर के सेक्शन में मिल जाएंगे फिल शॉर्ट, फिर आते हैं विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार, अजिंक्य रहाणे, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, कुणाल पांड्या, रसिक सलाम, भुवनेश्वर कुमार और वरुण चक्रवर्ती। ये तो टीम है, पर ये उस कंडीशन में टीम है कि जब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सुनील नारायण आपके नीचे खेलेंगे और वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। अगर कहीं क्विंटन डिकॉक ओपन करते हैं तो उस कंडीशन में मैं वेंकटेश अय्यर को यहाँ से कर दूंगा ड्रॉप और इनकी जगह पे प्लेइंग 11 देखूंगा। प्लेइंग 11 में अगर जैसे मान लीजिए अंकुश रघुवंशी खेल रहे होंगे तो मैं यहाँ पे रघुवंशी को जगह दूंगा। रघुवंशी नहीं खेल रहे होंगे तो मैं शायद क्विंटन डिकॉक के साथ भी जा सकता हूं, बट इनको जरूर ड्रॉप करूंगा अगर ये ओपनिंग नहीं कर रहे होंगे। फर्स्ट सेकंड में इनका नाम नहीं होगा तो वेंकटेश अय्यर को मैं ड्रॉप करके चलूंगा। अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की तो कुणाल पांड्या मैंने एज ए डिफरेंशियल पिक अपनी टीम में डाला है, बट मैं इनको भी ड्रॉप करके चलूंगा क्योंकि देखिए ना ये उतने वर्थ होंगे नहीं हमारे लिए। इनकी जगह हो सकता है कि मैं शायद लियांग लिविंगस्टन को जगह दे दूं या फिर अगर जैकब बेथल खेल रहे हो तो जैकब बेथल को भी जगह मैं यहाँ पे अपनी टीम में दे सकता हूँ। बात करें अगर बॉलिंग की तो यहाँ से रसिक सलाम, क्योंकि हेजलवुड खेलने के चांसेस कम हैं, बट अगर हेजलवुड खेलते हैं तो मैं जॉश हेजलवुड के साथ जाऊंगा और यहाँ से हो सकता है कि मैं कुणाल पांड्या को हटा के चेतन साकरिया को भी टीम में जगह दे सकता हूँ। आप ये काम भी कर सकते हो। ठीक है कि अगर मान लो आप चाहो ना तो कुणाल पांड्या को यहाँ पे कैंसिल कर दो। कुणाल पांड्या कैंसिल, इनकी जगह पे आप ले सकते हो चेतन साकरिया को। तो कुल मिला के इस हिसाब की टीम रहेगी। अगर आप कैप्टेंसी की बात करोगे तो कैप्टेंसी के लिए हमारे पास विराट कोहली कैप्टेंसी के बेस्ट चॉइस हैं। आप रजत पाटीदार के साथ भी जा सकते हो। प्लस अगर आप वाइस कैप्टेंसी की बात करोगे तो सुनील नारायण,
और वरुण चक्रवर्ती को आप वाइस कैप्टन कल के मैच में बना सकते हो। तो दोस्तों आई होप, मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को हमारी जो आज की एनालिसिस है वो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की एनालिसिस दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों ये पूरी एनालिसिस थी, देखिए इसमें ना हमने दोनों बेसिस कवर किए। पहला, जो लोग फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं तो वो किस प्लेयर को लें, किसको छोड़ें, क्या उनके लिए स्टैट है, उनकी भी मदद हो जाएगी। और जो लोग क्रिकेट से इत्तेफाक रखते हैं, क्रिकेट के बारे में जानना पसंद करते हैं, क्रिकेट के शौकीन हैं, उनको भी इसको देखने में मजा आएगा, क्योंकि उनके पास अब सारे आंकड़े होंगे और मैच देखते वक्त उन आंकड़ों का वो इस्तेमाल कर सकते हैं शोबाजी करने के लिए। बहरहाल दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।